नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि निकाय चुनाव में जमकर मतदान हुआ और निकाय चुनाव में 66% मतदान हुआ है और निकाय चुनाव में कल इसका परिणाम दिया जाएगा। तो 5405 प्रत्याशियों की किस्मत की पेटी कल खुलने वाली है और रुड़की और हरिद्वार में कई जगह पर बवाल भी देखने को मिला और बैलेट पेपर को लेकर कई जगह शिकायत भी आई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब निकाय चुनाव खत्म हो चुका है बीते दिन और आने वाले कल में यानी कि शनिवार को निकाय चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बैलेट पेपर को लेकर कई जगह शिकायत आई। बैलेट पेपर को लेकर 66% टोटल मतदान हुआ है निकाय चुनाव की बात करें। तो खबर हरिद्वार से है, जहां निकाय चुनावों की काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई। 25 जनवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग का कार्य शुरू होगा। और अगर बात हरिद्वार नगर निगम और शिवालिका नगर पालिका की जाए तो दोनों के लिए 2510 टेबल लगाई गई, जिनमें सुबह 8 बजे से काउंटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। हरिद्वार नगर निगम के आरओ लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम के 60 वार्डों के मतों की काउंटिंग के लिए 25 टेबल लगाई गई, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखी मतपेटियों को सुबह 7 बजे निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर काउंटिंग शाम 8 बजे तक पूरी नहीं होती तो 8 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को काउंटिंग के लिए लगाया जाएगा। नगर निगम की जो मतगणना है ये कल 8 बजे प्रारंभ हो जाएगी। हमारी 25 टेबल लगाई गई है और ये हमारी 8 चक्र में गणना लगभग पूरी हो जाएगी और मतगणना के लिए हमारी पूरी तैयारियां की गई हैं और हमारी 2 शिफ्ट में जो मतगणना कार्मिक है उनकी तैनाती की गई है। और यदि 8 बजे तक पूरी मतगणना नहीं हो पाती है तो 8 बजे के बाद हमारी जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो मतगणना का काम पूरा करेगी। स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी पुलिस की अभिरक्षा में है और यहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात है। सीसीटीवी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनके एजेंट हैं वो भी उसकी कंटिन्यूअस निगरानी कर रहे हैं और कल उन्हीं की उपस्थिति में उसको सील भी किया गया था और कल काउंटिंग से पहले कैंडिडेट या उनके एजेंट की उपस्थिति में उसको खोला भी जाएगा। उसके बाद 8 बजे मतगणना प्रारंभ की जाएगी। अब काउंटिंग के लिए हो चुके हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, अब चूंकि निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और 25 तारीख यानी आने वाले कल में वोटिंग होनी है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है? क्या कुछ तैयारी और फिर किन किन बातों का खास ख्याल रखा गया प्रशासन की तरफ से काउंटिंग के दौरान? और अब सबको इंतजार है तो वो काउंटिंग का इंतजार है, यानी कि 25 तारीख का इंतजार है, क्योंकि कल पूरा जो मतदानी गणना है वो गणना होनी है और परिणाम सामने आने हैं। लेकिन मैं देख लिया इससे पहले जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं काउंटिंग को लेकर और तमाम जो पुलिस प्रशासन है या फिर कहा जाए जो ड्यूटी पर कर्मचारी रहने वाले हैं उनको भी वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है। और पूरी सुरक्षा की दृष्टि, क्योंकि आपने कल देखा होगा कि कई जगहों पर इस तरह के विवाद देखने को मिले थे, उस तरह के विवाद मतगणना में ना हो उसके लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है या फिर कहा जाए पुलिस प्रशासन है वहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और मैं देखिएगा कि जो मतगणना के दौरान जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि 2 शिफ्ट में व्यवस्था बनाई गई है। यदि 8 बजे तक जो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और शाम को कब तक ये मतगणना चलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन यदि 8 बजे के बाद यदि मतगणना चलती है तो उसके लिए अलग से शिफ्ट कर्मचारियों की लगाई गई है ताकि किसी भी कर्मचारी को किसी तरह की दिक्कत ना हो। उसके लिए तमाम 2 शिफ्टों में पहले जो कर्मचारी रखे जाएंगे। और मैं देखेंगे कि मतगणना के दौरान सुरक्षा कड़ी की गई है, क्योंकि जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम को भी एक मजबूत तरीके से बनाया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मीडिया के लिए भी एक कंट्रोल रूम अलग से बनाया गया है ताकि मीडिया के जितने भी कर्मचारी होंगे वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और वहीं से वो कहीं ना कहीं अपनी जो मतगणना का परिणाम है वो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से कहा जाए कि जनता
के लिए भी अलग से व्यवस्था बनाई गई है कि जनता को किसी भी तरह से वहां पर नहीं जाना देगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो मतगणना स्थल है उसके आसपास किसी भी तरह का जो जीत का जश्न है वो नहीं मना पाएंगे, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। धनराज, जब चूंकि हार और जीत ये तो भविष्य के गर्त में है, अब ये तो कल फैसला हो ही जाएगा, लेकिन काउंटिंग कितने बजे से शुरू की जाएगी और अनुमानित कितने बजे तक मतलब ये साफ मतलब संख्या सामने आ जाएगी कि किसकी जीत हुई है किसकी हार? अनुमानित समय कितना लगने वाला है पूरे काउंटिंग के दौरान? बिल्कुल देखिए, ये आपने सही कहा है कि भविष्य के घर में है अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन काउंटिंग जो है सुबह 8 बजे से शुरू कर दी जाएगी और 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो काउंटिंग है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी यदि टाइम लगता है तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां यहाँ पर की है कि ताकि दूसरी शिफ्ट तुरंत वहाँ पर लगाई जाए और वो आगे काउंटिंग बढ़ाए। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यदि समय लगेगा तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, वरना ये मानकर चला जा रहा है कि 8 बजे तक ये पूरी काउंटिंग कर ली जाएगी। धनराज, जब चूंकि काउंटिंग शुरू होगी और सभी बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है, तो काउंटिंग के समय जिस प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ है, क्या वो वहां पर रह सकता है या उसकी तरफ से मतलब किसी बीएलओ को वहां पर भेजा जाएगा काउंटिंग के दौरान निगरानी रखने के लिए, या प्रत्याशी वहां पर रह सकता है? ऐसी कोई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई? बिल्कुल सीएम, देखिए गाइडलाइंस प्रशासन के द्वारा जरूर जारी की जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि मतगणना के दौरान यदि प्रत्याशी वहां पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं झगड़े होने की संभावना बनी रहती है, विवाद होने की संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है कि जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर प्रत्याशी रह सकते हैं, लेकिन अंदर प्रत्याशी नहीं जा सकते हैं। जहाँ पर काउंटिंग होगी वहाँ पर उनके एजेंट जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि एजेंटों की मौजूदगी में जो पेटियां हैं वो खोली जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि एक अलग से जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जारी की गई है ताकि प्रत्याशियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उनके लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। और जो एजेंट अंदर होंगे वो एजेंट कहने के अपने प्रत्याशी को अंदर से पूरी सूचना दे सकते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग चल रही है और किस तरीके से वो आगे है या पीछे है, ये पूरी जानकारी कहने के उनके एजेंटों के माध्यम से प्रत्याशी को भी मिलती रहेगी। धनराज, और ये जो मतपेटी को लेकर लगातार शिकायत आ रही है और तमाम तरह की शिकायतें हमने कल भी देखी, मतलब कहीं पर तो वोटिंग को लेकर शिकायत थी तो कहीं पर कुछ शिकायत थी। अब ये जो मतपेटी को लेकर शिकायत की जा रही है, बैलेट पेपर को लेकर शिकायत की जा रही है, इसका निवारण किया गया है या अभी पेंडिंग है ये सब, और शिकायत इसको लेकर क्यों? जी शिवम, बिल्कुल देखिए, कल हमने देखा कि कई जगहों पर इस तरह के विवाद हुए थे कि जहां पर कुछ लोगों के वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे और कुछ जगहों पर इस तरह की भी सूचना आई कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, या फिर कहा जाए कि कुछ जगहों पर इस तरह की सूचना थी कि कहीं पर झगड़ा कर वोट डाल दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद लगातार देखने को मिले थे। हालांकि जो प्रत्याशी है या कहा जाए जो अन्य लोग हैं, नेता है, वो शिकायत जरूर दर्ज करा रहे हैं। निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है, SSP कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा रही है, जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है, क्योंकि अभी तक जो पूरी शिकायतें हुई हैं वो कहीं ना कहीं पेंडिंग में है। क्योंकि अभी देखा जाए तो काउंटिंग का इंतजार कहीं ना कहीं प्रशासन भी करता हुआ नजर आ रहा है कि काउंटिंग शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, तो उसके बाद जो शिकायतें हैं उसकी भी जांच की जाएगी। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक हमारे साथ साझा करने के लिए। एक दिन पहले हुई मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारियां यहां पर हरिद्वार में पूरी हो चुकी हैं। जिस समय यहां पर खड़े हैं भल्ला कॉलेज में, जहां पर हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका की जो मतगणना है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू होनी है, जिसकी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। जो मतपेटियां हैं उनको पुलिस की सुरक्षा में यहाँ पर सीसी कैमरों की सुरक्षा में यहाँ पर रखा गया है और सुबह की जो तैयारियां हैं वो इस समय यहाँ पर चल रही हैं। सभी अभिकर्ताओं को यहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर समझाई जा रही हैं और उनकी तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी की गई हैं। कह सकते हैं कि सुबह जो 8 बजे यहाँ पर शुरू होंगी हरिद्वार नगर निगम के लिए विशेष तौर पर 25 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिनकी लगातार यहाँ पर जो काउंटिंग होगी वो यहाँ पर लगातार चलती रहेगी। 2 पारियों में ये ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई हैं। अगर शाम के 8 बजे तक अगर काउंटिंग पूरी नहीं होती है तो दूसरी पारी यहाँ पर लगातार उसकी काउंटिंग यहाँ पर चालू रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से मतगणना की यहाँ पर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और हरिद्वार नगर निगम के लिए 25 टेबलें यहाँ पर लगाई गई हैं, जहाँ पर मतगणना यहाँ पर होगी। वहीं अगर नगर पालिका शिवालिक नगर की बात करें तो वहाँ पर लगभग 10 टेबल वहाँ पर मतगणना वहाँ पर होगी। तो कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे
कल सुबह 8 बजे से जो मतगणना शुरू होगी, देर शाम तक उसके रिजल्ट आने की संभावना है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार के अलग अलग नगरों महानगरों में मतदान के दौरान प्रशासन पर मारपीट और भेदभावपूर्ण चुनाव के आरोप लगाए, जिसे लेकर विपक्ष और निर्दलीय नेताओं में भारी रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि चीख पुकार, शोर शराबा और छाती पीट पीट कर दहाड़ मार रही ये महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि उत्तराखंड के दिवंगत कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश की पत्नी और हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा से 3 बार की विधायक ममता राकेश है। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर नगर निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान ही कांग्रेस विधायक ने चुनाव में गड़बड़ी के इल्जाम सत्ता पक्ष और प्रशासन पर लगाए थे। और कल जब मतदान चल रहा था तो वार्ड नंबर 5 में दोपहर से ही बाहरी लोगों द्वारा वोटर्स को धमकाने की बातें और वीडियो सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने 5 बजते ही मीडिया को जबरदस्ती बाहर निकालकर लाइनों में लगे सैकड़ों वोटर्स को लाठीचार्ज करके भगा दिया। एजेंटों का कोई पता नहीं, अंदर भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, गेट बंद कर दिया गया है ना, एजेंटों से बात हो रही है, चुपचाप खड़े हैं जैसे उनकी जुबान चली गई हो, तो आप तो भी हुई है बिल्कुल। तो जो पहले शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की थी, हमें पहले आशंका थी कि ये खेल सारा खेला जा रहा है सरकार की शय पे। आज वही इन्होंने करके दिखाया, वही साबित कर दिया। इन्होंने वर्दी शर्मसार हुई है, मानवता शर्मसार हुई है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, ये जो तथाकथित घटना है इसके बारे में मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन जो बात सामने आ रही है कि पथराव हुआ और उसके बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, तो ये घटना सामने आई थी। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स और कांग्रेस के माननीय विधायक भी आए थे, उनका ये आरोप था कि बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो इसके संबंध में माननीय विधायक जी और जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी अंदर जाके अपने जो उनके एजेंट, पोलिंग एजेंट हैं, जो सुबह से और शाम तक लगातार पोलिंग बूथ पर थे, उनसे उन्होंने वार्ता करी और जो मतपत्र लेखा था, जो हमारा बैलेट अकाउंट होता है, वो भी उन्होंने चेक करा, तो वो संतुष्ट है कि अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और इसी बात को लेके अभी उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 5 बजे बाहर निकाल, देखिए वो जांच का विषय। ये और कानपुर 2 बूथ, कानपुर की भी वो आ रही है, दलित और अल्पसंख्यक इनसे डरते हैं ये। से जुड़ गए हैं नरेंद्र, चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लग गया। हालांकि आमतौर पर प्रशासन इस बात से बचाव करता है कि इस तरह के आरोप ना लगे, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। और प्रशासन पर मारपीट और भेदभाव का भी आरोप लग रहा है। ठीक है, तो नरेंद्र से हम जुड़ेंगे। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लग चुका है, प्रशासन पर मारपीट और भेदभाव का आरोप, विपक्ष के नेताओं में इसको लेकर भारी रोष है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया, तो ममता राकेश कांग्रेस के विधायक हैं और उनका यह कहना है कि उनके वोटरों को धमकाया गया और उन्हें भगाया गया और इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट किया गया और लाठीचार्ज किया गया। इस वजह से उनके वोटर्स वहां से भाग निकले। विपक्ष के नेताओं में इसको लेकर भारी आक्रोश है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही है आपकी शुभम जी। नरेंद्र, जिस तरह से प्रशासन पर ये चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा है, मारपीट का आरोप लगा है, भेदभाव करने का आरोप लगा है और कांग्रेस विधायक जो है ममता राकेश वो आरोप लगा रही है भाई उनके वोटरों को डराकर धमकाकर भगा दिया गया और इसको लेकर वो अब रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ धांधली का ये आरोप लग रहा है, विस्तार से बताइए। देखिए, शाम 5 बजे के बाद जब मतदान खत्म हो गया उसके बाद को जो है थोड़ी परिसर में नहीं जाने दिया, जिसको लेकर वहाँ पर लोगों ने हंगामा काटा तो गेट बंद कर दिया गया। वहीं ममता राकेश पहुंची, उनके साथ भी हाथापाई की तो उन्होंने इस बात को लेकर काफी विरोध जताया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लिया और एसडीएम रुड़की पहुंचे और उन्होंने जो है विधायक को समझाने का प्रयास किया, पर इसके बावजूद भी वहाँ लगातार नारेबाजी होती रही। नरेंद्र, चूंकि इस तरह का आरोप लगा, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई सफाई, चूंकि ममता राकेश तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं भाई प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया और हमारे वोटरों को धमकाया गया, मारपीट किया गया उनसे, प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया। प्रशासन की इस पे कोई सफाई और कुछ बयान? अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से मात्र एसडीएम ने
घुमा फिरा कर बात कही कि उन्होंने वहाँ पर जो है तमाम मामला देखा है और उसके बाद उन्होंने पर सफाई में कुछ नहीं कह पाए, पर कहीं ना कहीं उन्होंने बात को घुमाकर उसका जवाब दिया, जिसको लेकर साफ तौर पर दिख रहा था कि वहाँ पर प्रशासन की गिरफ्तारी की जा रही है। नरेंद्र, जिस तरह से आमतौर पर ऐसे चुनाव में, खास करके निकाय चुनाव में, प्रशासन इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि प्रत्याशी इस तरह की बातें ना करने पाए और पूरा एकदम पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, लेकिन इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो क्या ऐसे में प्रशासन पर या फिर इन प्रत्याशियों पर वो सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई चुनाव के समय में इस तरह के आरोप लग ही जाते हैं, या प्रशासन जो है उस तरह का अंतोतगत्वा उस पर यह आरोप चिपक ही जाता है और ये छोड़ता नहीं है जल्दी आरोप, और ये उसका एक एग्जाम्पल और देखने को मिल रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर बात की है, भगवानपुर में ऐसा ही मामला सामने आया जिसको लेकर प्रशासन पर साफ चीने खड़े किए हैं और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं एक तरफा कार्य किया है और जो है लोगों पर लाठे भी भागी है। उसी बात को लेकर काफी लोगों में भी वहाँ पर रोष देखने को मिल रहा है। ठीक, नरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में वोट देने के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाया है और इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी निकायों में जीत का परचम लहराएगी। मतदाता सूचियों में नाम गायब होने से मतदाताओं को मत देने से वंचित होना पड़ा। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, लेकिन मतदाता सूची में गड़बड़ी लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में काफी जोश दिखाई दिया। कई मतदाताओं को सूची में नाम न होने से बिना मतदान के वापस लौटना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में आगामी दिनों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और जिसको लेकर खेल विभाग और खिलाड़ी दोनों ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच उत्तराखंड के लिए खुशखबरी ये भी है कि राज्य के शूटिंग पैरा ओलंपिक टीम के कोच सुभाष राणा को उनकी उपलब्धि के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। और द्रोणाचार्य अवार्ड सुभाष राणा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अभय क्यांतुराय। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, सिर्फ कुछ ही दिन बचे और उससे पहले खुशखबरी उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है कि उत्तराखंड के बेटे जसपाल राणा के छोटे भाई सुभाष राणा को भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति की तरफ से मिला है। दूसरा अवार्ड ही कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ है तो जी, बड़ी मेहनत आप लोगों ने की। पहले जसपाल जी ने मेहनत की थी तो एक इंटरनेशनल लेवल पर मिला मनु भाकर जी। आप लोगों ने पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी मेहनत की, उन्होंने भी मेडल जीते, नया कीर्तिमान स्थापित। किस रूप में देखते हैं आज उसके लिए कह सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड से आप भी सम्मानित हुए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब अपने अवार्ड से ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपने जो तैयार किए हुए खिलाड़ी हैं अगर वो मेडल और अवार्ड जीते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। और अपने अवार्ड से तो ये एक रिकग्निशन मिलता है। काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो एक नेशनल लेवल का रिकग्निशन मिलता है कि भाई आपको सरकार ने भी आपको माना है, मान सम्मान दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं दादा, लेकिन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को वो मुकाम नहीं मिल पाता या वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके लिए वो पहले से ही लड़ रहे थे। अब किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आप लोगों की वो मेहनत दिखने लगी है, सफलता मिलने लगी है? जी डेफिनेटली, देखिए पहले से तो बहुत चेंज हुआ है, चाहे लोगों का माइंडसेट भी बहुत चेंज हुआ है। पैरा खिलाड़ियों की तरफ देखने का जो नज़रिया था वो भी बहुत बदला है मेडल आने की वजह से। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमें पैरा खिलाड़ियों को मतलब एक दया की दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको सेम लेवल का अगर हमें प्रोत्साहन मिले, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो हम और बेहतर कर सकते हैं इसमें। उत्तराखंड के लिए क्या कुछ अब आपने रखा है, अलग से कुछ सोचा है, क्योंकि इस पुरस्कार के बाद बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है? देखिए यही है, उत्तराखंड में हम सरकार से भी, जैसे अभी तो नेशनल गेम्स में सब बिजी हैं, आगे कोशिश करेंगे और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं जितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कोचेज़ और सीनियर लोग हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में अगर इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम उत्तराखंड के लिए और बेहतर पॉलिसीज़ बना पाएँ, चाहे वो खिलाड़ी हों चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कैसे आगे चलाया जाए। तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई
जो भी जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उस फील्ड के अपने अपने फील्ड के, उनको पॉलिसी मेकिंग में उनके साथ थोड़ा सा मशवरा करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा। पहाड़ के खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ आपने सोचा है कि कैसे उनको लाएंगे ताकि उनको भी वो मंच मिल सके? जी देखिए, पहाड़ के खिलाड़ियों का हमारा जो अभी रुझान ये है कि देख, पहाड़ का आदमी देहरादून आने में भी असमर्थ है, इतना ना तो पैसा है। तो हमारी तरफ से अभी ये प्लानिंग है कि गेम्स के बाद हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके कैंप्स लगाएंगे। वहाँ से एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम के तहत हम लेके जाना चाह रहे हैं कि जो जिस फील्ड में भी है, कोई वॉलीबॉल का खिलाड़ी तो उसको ला के देहरादून में, क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सरकार के साथ बात करके बैठ के उनके साथ हम कैंप्स यहाँ लगा सकते हैं ताकि उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से नर्चर किया जाए। और अगर जो खिलाड़ी उसमें से रहें वो यहाँ देहरादून में अपना ट्रेनिंग करें, बाकी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते रहें, यही हमारी उम्मीद है। बातचीत करने थैंक यू सर। सुभाष जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगला मुकाम ये है कि पहाड़ के खिलाड़ियों को मंच मिल सके, जिसके लिए वो जाने जाता है और उसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगे, यानी जिलों पर भी कैंप लगाए ताकि उन प्रतिभाओं को तराशा जा सके। अब देखना ये हुआ कि सरकार किस रूप में उन्हें मदद कर पाती है या फेडरेशन किस रूप में आगे बढ़ा पाता है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में आगामी दिनों में शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी लगातार जारी है। विभाग की तरफ से खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे ट्रैक को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। राजधानी देहरादून महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थित सिंथेटिक ट्रैक अब स्मार्ट ट्रैक बन गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने ट्रैक का निरीक्षण किया। खेल मंत्री ने बताया कि ट्रैक बनकर तैयार है और अगले 2 दिन इस पर मार्किंग की जानी है। ट्रैक बना रहे विशेषज्ञों ने खेल मंत्री रेखा आर्य को बताया कि इस ट्रैक में अब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई गई है, जिससे इसे स्मार्ट ट्रैक के नाम से बुलाया जाएगा। ट्रैक को लेकर काफ़ी सारी बातें जो है वो चर्चा में थी और मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से हमने इस ट्रैक निर्माण के कार्य को देखा है उससे ये साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रैक जो है वो गेम स्टार्ट होने से पहले जिसे जो कि हमारा गेम एथलेटिक का फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन ये 25 तारीख तक हमारा ये ट्रैक जो है वो तैयार होकर खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। आज इस ट्रैक का निरीक्षण करते हुए अनुभव हो रहा है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस पूरे एथलेटिक ट्रैक और पूरे इस वेन्यू के का जैसा निरीक्षण किया है, तो यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर यहाँ पर नाडा के लिए अलग कक्ष रखने से लेकर पुलिस सुरक्षा से लेकर एथलीट के आने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का आज निरीक्षण किया है और निरीक्षण करते हुए संबंधित वेन्यू मैनेजर्स को भी और हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना होने पाए। हमारे अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए हर प्रकार से सहूलियत यहाँ पर जो है वो उनको उपलब्ध हो पाए और ये ट्रैक भी 25 तारीख के बाद में हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए मिल पाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करें। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।